चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शुक्राणु की संरचना। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। तो लिखें इसमें, पुरुषों में या पुरुषों के, मेल के स्पर्म में, मेल के स्पर्म में मुख्य रूप से चार भाग, 4 पार्ट्स, मुख्य रूप से 4 भाग, दैट मीन्स 4 पार्ट्स पाए जाते हैं, जिन्हें क्रमशः हेड, सिर, कॉमा नेक, ग्रीवा, कॉमा मिडिल पीस, मध्य भाग, मिडिल पीस, PIECE, मिडिल पीस, तथा टेल कहते हैं, पुच्छ या पूंछ, तथा टेल कहते हैं। ठीक है, आगे लिखें, TAIL, टेल कहते हैं। पहले से लिखें, स्पर्म हैप्लॉइड, अगुणित, स्पर्म हैप्लॉइड, दैट मीन्स अगुणित, कॉमा मोटाइल, चल मतलब चलने वाले, मोटाइल दैट मीन्स चल, और ये चलते ऐसा नहीं कि बाहर निकल करके घूम रहा है ना, इनके अंदर जो मोटिलिटी पावर पाई जाती है वो सिर्फ और सिर्फ कहां देखने को मिलती है, वेजाइना के अंदर। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं फीमेल्स के यूट्रस में, वेजाइना से लेकर के जो फैलोपियन ट्यूब में जो एक भाग पाया जाता है एम्पुला फैलोपियन ट्यूब, मैंने बताया है राइट। तो एम्पुला फैलोपियन ट्यूब तक, यानी वेजाइनल पोर से लेकर के एम्पुला फैलोपियन ट्यूब तक काफी दूरी होती है। तो यहां से ये पहले जाएगा के अंदर, से जाएगा स्थमस में, स्थमस से पहुंचेगा कहां पर, एम्पुला फैलोपियन ट्यूब में। तो इनके अंदर चलने की प्रवृत्ति है ना, मोटिलिटी की पावर, तो मोटाइल होते हैं, चल होते हैं, तथा तंतुमय, फिलामेंटेड या फिलामेंटेड तंतुमय युग्मक, दैट मीन्स गैमीट होते हैं। तंतुमय गैमीट युग्मक होते हैं। ठीक है, नए से लिखे हैं, इसके हेड रीजन में एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस, एक हैप्लॉइड केंद्रक, इसके हेड रीजन में एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस, दैट मीन्स हैप्लॉइड केंद्रक पाया जाता है, जो कि आगे चलकर जाइगोट युग्मनज, दैट मीन्स युग्मनज का निर्माण करता है। से लिखें, इसके केंद्रक दैट मीन्स न्यूक्लियस के ऊपर एक त्रिकोणीय संरचना या ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर दैट मीन्स त्रिकोणीय संरचना पाई जाती है, जिसे एक्रोसोम, ACROSOME, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ये, जिन्हें
एक्रोसोम कहते हैं, जिन्हें एक्रोसोम कहते हैं। यह एक्रोसोम कोशिका के अंदर पाई जाने वाली गोल्गी बॉडी या गोल्गी एपरेटस, गोल्गी काय इसको हिंदी में कहते हैं। यह एक्रोसोम कोशिका के अंदर पाई जाने वाली गोल्गी बॉडी का रूपांतरण होता है। गोल्गी बॉडी का रूपांतरण होता है। दैट मीन्स ये जो एक्रोसोम होता है ये किससे बना होता है? तो हम कहेंगे जो गोल्गी बॉडी होता है कोशिका के अंदर, यही मॉडिफाइड होकर के अपने अंदर चेंजेस ला करके ये बन जाता है किसमें? एक्रोसोम के अंदर, राइट। एक्रोसोम में ये परिवर्तित हो जाता है। आगे लिखें, जिसका मुख्य कार्य, एक्रोसोम का मेन फंक्शन क्या है ये पूछा जाता है। तो जिसका मुख्य कार्य, एंजाइम के सेक्रेशन, इसका मुख्य कार्य एंजाइम का सेक्रेशन करना होता है। तो एक्रोसोम से डिफरेंट टाइप के एंजाइम सेक्रेट होते हैं और ये एंजाइम्स हैं, इनका अपना अपना एक फंक्शन होता है, कार्य होता है, ठीक है। और ये एंजाइम क्यों सेक्रेट होते हैं? तो आपको पता है एंजाइम जो होते हैं वो किसी चीज को गलाने में, या हम ये कह सकते हैं कैटाबॉलिक प्रोसेस में या एनाबॉलिक प्रोसेस में, दोनों में ये सहायता प्रदान करते हैं। एनाबॉलिक प्रोसेस दैट मींस अगर कुछ सिंपल मॉलिक्यूल से बड़े मॉलिक्यूल बन रहे हैं, ठीक है, तो उसमें भी एंजाइम सहायता करता है। अगर मान लो बड़े मॉलिक्यूल को छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ना है, बायोमॉलिक्यूल्स में, ठीक है, तोड़ना है, तो वहां पर भी एंजाइम से जो है ना अपना रोल अदा करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एंजाइम जो होते हैं वो कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक दोनों में क्या करते हैं? सहायता करते हैं, दोनों में पार्टिसिपेट करते हैं। तो स्पेशली यहाँ पर तो अभी एनाबॉलिक प्रोसेस होना नहीं है क्योंकि एक्रोसोम है, स्पर्म्स के अंदर पाया जा रहा है और एंजाइम सेक्रेट कर रहा है। ये जो एंजाइम सेक्रेट होते हैं इनका मेन फंक्शन होता है फीमेल के अंदर जो एग पाया जा रहा है उस एग की वॉल को डिसॉल्व करके एग के अंदर जाना, ठीक है। तो कौन कौन से एंजाइम होते हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे अभी। तो क्या लिखा? एंजाइम्स का सेक्रेशन करना होता है, जो कि यह एंजाइम, लिख लो, जो कि यह एंजाइम स्पर्म को ओवम के अंदर, जो कि यह एंजाइम स्पर्म को ओवम या एग के अंदर प्रवेश कराने में सहायता करता है। इंटर, ठीक है। तो जो एंजाइम्स पाए जा रहे हैं ये इंटर कराने में सहायता करेगा, किसके अंदर? ओवम के अंदर या एग के अंदर कराने में सहायता करता है। नलेन से लिखे हैं, स्पर्म के हेड में, यानी कि स्पर्म का जो हेड वाला रीजन है, इसमें अभी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वहां पर समझ में आएगा। स्पर्म के हेड में बहुत सारे रिसेप्टर, स्पर्म्स के हेड में बहुत सारे रिसेप्टर पाए जाते हैं जिन्हें एंटी फर्टिलाइजिंग कहा जाता है, जिन्हें एंटी फर्टिलाइजिंग, ANTI FERTILIZINE, एंटी फर्टिलाइजिंग कहा जाता है। यह रिसेप्टर जो एंटी फर्टिलाइजिंग है, इनका क्या काम है? यह रिसेप्टर स्पर्म को ओवम से, यह रिसेप्टर स्पर्म को ओवम से निषेचित, फर्टिलाइज्ड, निषेचित दैट मींस फर्टिलाइज्ड कराने में सहायता करता है। तो
इन रिसेप्टर का क्यों काम है भैया फर्टिलाइजेशन में सहायता करना? समझिए भाई, स्पर्म्स के पास में पाया जा रहा है एंटी फर्टिलाइजिंग, स्पर्म्स के पास में क्या पाया जा रहा है? एंटी फर्टिलाइजिंग पाया जा रहा है। और ओवम के पास में भी रिसेप्टर पाए जाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजिंग। तो ये जो रिसेप्टर होते हैं ना, रिसेप्टर, ये रिसेप्टर लॉक एंड की का काम करते हैं, यानी ताले और चाबी का काम करते हैं। आपको पता है कोई भी ताला है उसकी एक चाबी होगी, उस ताले में कोई दूसरी चाबी आप यूज नहीं कर सकते हैं, राइट? तो यहां पर ये ताला चाबी क्यों कहा गया समझिए। मान लीजिए कि अच्छा, ये जो रिसेप्टर होते हैं ये स्पीसीज के अंदर, जो सेम टाइप की स्पीसीज है उनके अंदर ही काम करते हैं। अब मान लो कोई डॉग है, उस डॉग का स्पर्म यदि किसी लॉयन के हम ये कह सकते हैं लॉयन के एग के साथ में यदि फ्यूज किया जाए तो क्या पॉसिबल है, हो पाएगा फर्टिलाइजेशन? वो जबरदस्ती वाली बात अलग है कि हम लोग एक्सटर्नल फॉर्म में उसको अलग से ही फ्यूज कराएं, जबरदस्ती तरीके से फ्यूज कराएं, जबरदस्ती नहीं बल्कि क्या एक बायोलॉजिकल प्रोसेस की अगर हम लोग बात करें तो क्या पॉसिबल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि जो स्पर्म्स के यहाँ पर एंटी फर्टिलाइजिन है वो जब एग के पास में फर्टिलाइजिन के पास जाते हैं और जब मैच करते हैं कि हाँ ताला जो यहाँ पर पाया जा रहा है, ताला जो एग के पास में है, यहाँ पर जो चाबी जा रही है, तो जो चाबी यहाँ पर पहुंचेगी इस एग के पास में, तो ये क्या ताले को खोल पाएगी? है ना? मान लो ताला इस तरीके का है और चाबी इस तरीके की है, तो क्या ये यहाँ पर फिट होगी इस तरीके की? क्या यहाँ पर फिट होगी ये चाबी? ये चाबी इस तरीके की यहाँ पर फिट नहीं होगी। तो यहाँ पर फिट तभी होगी जब इसी तरीके की ही चाबी आए, है ना? मान लो इस तरीके की चाबी होती तो जाकर के इस तरीके से मैच हो गया, हाँ भाई ताला खुल गया चाबी से। दैट मीन्स यहाँ पर स्पर्म्स क्या कर जाएंगे, प्रवेश कर जाएंगे एग के अंदर। लेकिन जब एंटी फर्टिलाइजिन जब यहाँ पर फर्टिलाइजिन के पास में जाते हैं और जाने के बाद में जब यहाँ पर केमिकल कंपोजिशन या केमिकल रिएक्शन के थ्रू ये पता किया जाता है कि आप इस फर्टिलाइजिंग को, दैट मींस यहाँ पर जो फर्टिलाइजिंग पाया जाएगा एग में, इसको खोल पाएंगे, इसको मैच कर पाएंगे। जब यहाँ पर मैचिंग हो जाती है तब स्पर्म एग के अंदर इंटर करता है। लेकिन जब मैचिंग नहीं होती तो क्या होता है, यहाँ पर रानी के पास में यानी एग के पास में बहुत सारी सेल्स पाई जाती हैं, इन सेल्स में एंजाइम पाए जाते हैं। वो एंजाइम क्या करेंगे, इस स्पर्म्स को क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। समझ रहे हो? तो स्पर्म डिस्ट्रॉय ना हो उसके लिए क्या है, उसके लिए सेम स्पीसीज का ही स्पर्म बॉडी के अंदर जाना चाहिए। समझ रहे हो? मान लो ह्यूमन टेंडेंसी की बात कर ले, ह्यूमन में जो फीमेल्स का एग है उसको अगर डॉग के स्पर्म से फर्टिलाइज कराया जाए तो क्या फर्टिलाइजेशन पॉसिबल होगा? नहीं होगा। लेकिन अगर हम स्पर्म ह्यूमन का ही लें तो फर्टिलाइजेशन पॉसिबल होगा? बिल्कुल होगा। अब ह्यूमन कहीं का भी हो सकता है। आप इंडिया में रहते हैं, इंडिया का ह्यूमन की बात नहीं हो रही है। आप अमेरिका में जाएं, ऑस्ट्रेलिया में जाएं, कहीं भी जाएं, किसी भी देश में अगर आप चले जाएं और वहां के फीमेल एग के साथ में यदि अपने स्पर्म्स को मीट कराते हैं तो डेफिनेटली फ्यूजन होगा, राइट? तो हम ये कह सकते हैं कि जो एंटी फर्टिलाइजिन है ये एक रिसेप्टर है। यहाँ पर फर्टिलाइजिन एग के पास में पाया जाता है, वो भी रिसेप्टर होता है। जब ये दो रिसेप्टर आपस में मैच करते हैं, केमिकल यहाँ पर कंपोजिशन होता है, केमिकल फॉर्म में यहाँ पर जांच होती है, और जैसे ही केमिकल फॉर्म में जांच सक्सेस होती है ये जो स्पर्म है एग के अंदर इंटर कर जाता है। ठीक है, तो नई लाइन से लिखे हैं, स्पर्म के नेक में, स्पर्म के नेक में दो प्रकार के सेंट्रियोल पाए जाते हैं। यानी कि स्पर्म के नेक की अगर हम लोग बात करें तो इसके नेक रीजन में टू टाइप्स के क्या पाए जा रहे हैं, सेंट्रियोल पाए जा रहे हैं। टारक काय इसको हिंदी में कहते हैं सेंट्रियोल। दो प्रकार के सेंट्रियोल पाए जाते हैं जिनमें ऊपर की ओर प्रॉक्सिमल तथा नीचे की ओर डिस्टल, DISTAL, डिस्टल, जिनमें ऊपर की ओर प्रॉक्सिमल तथा नीचे की ओर डिस्टल सेंट्रियोल, नीचे की ओर डिस्टल सेंट्रियोल पाया जाता है। डिस्टल सेंट्रियोल पाया जाता है। यह डिस्टल सेंट्रियोल, ये भी लिख लो, यह डिस्टल सेंट्रियोल
बेसल बॉडी, BASAL, बेसल बॉडी, BODY बॉडी का निर्माण करता है, बेसल बॉडी का निर्माण करता है। स्पर्म के मिडिल पीस, अगर हम लोग इसके मिडिल पीस की बात करें, स्पर्म के मिडिल पीस में, स्पर्म के मिडिल पीस में एक गोलाकार, एक स्फेरिकल, एक गोलाकार संरचना की, एक गोलाकार संरचना की माइटोकॉन्ड्रिया, एक गोलाकार संरचना की माइटोकॉन्ड्रिया, स्फेरिकल स्ट्रक्चर में माइटोकॉन्ड्रिया यहां पर पाई जाती है, ठीक है। गोलाकार संरचना की माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, जो कि स्पर्म के गति में, मोटिलिटी में, जो कि स्पर्म के मोटिलिटी, दैट मीन्स गति में सहायता प्रदान करता है, गति में सहायता प्रदान करता है, तथा स्पर्म की मोटिलिटी के समय, तथा स्पर्म्स की मोटिलिटी के समय एनर्जी को भी प्रोड्यूस करता है, एनर्जी को भी प्रोड्यूस करता है, एनर्जी को भी प्रोड्यूस करता है। नए से लिखें, स्पर्म में डिजिटल सेंट्रियोल, डिजिटल सेंट्रियोल, स्पर्म में डिजिटल सेंट्रियोल से जुड़कर नीचे की ओर, स्पर्म में डिजिटल सेंट्रियोल से जुड़कर नीचे की ओर एक टेल का फॉर्मेशन होता है, एक टेल का फॉर्मेशन होता है, जो कि स्पर्म में मोटिलिटी को कराता है, गति को कराता है। चलिए, तो ये हमारा स्ट्रक्चर स्पर्म का, ठीक है। और इसके स्पर्म में मैंने बताया था कि जो स्पर्म होता है ह्यूमन का, इसमें 4 पार्ट पाए जाते हैं। ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं हेड रीजन, दैट इज हेड, ये वाला पार्ट पोर्शन है हेड, और ये वाला जो पोर्शन यहां तक है दैट इज नेक, इसको नेक कहते हैं। और ये यहां से लेकर के यहां वाला जो पोर्शन, इसको मिडिल पीस कहते हैं, मिडिल पीस। और ये जो रीजन पूरा है, ये वाला पूरा रीजन कहलाता है टेल, ठीक है, ये टेल वाला रीजन कहलाता है। अब आप देखें थोड़ा सा, इसके हेड में जो इसकी सरफेस पर रेड कलर का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं एंटी फर्टिलाइजिंग, एंटी फर्टिलाइजिंग, राइट। और जो एंटी फर्टिलाइजिंग है, ये एक्चुअल में क्या होता है बेटा, ये रिसेप्टर होते हैं। ये क्या होते हैं, रिसेप्टर होते हैं, जो कि स्पर्म को एग से मिलने में, ठीक है, या फ्यूज होने में या फ्यूजन में सहायता प्रदान करते हैं। आप देखेंगे कि इसके हेड में, इसके टिप पर एक कवरिंग पाई जाती है, या हम कह सकते हैं ठोस स्ट्रक्चर पाया जाता है, कैप लाइक संरचना पाई जाती है। इस कैप लाइक स्ट्रक्चर को हम लोगों ने नाम दिया है एक्रोजोम, एक्रोसोम या एक्रोजोम, ठीक है। ये एक्रोजोम डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स को सेक्रेट करता है, राइट। अब ये जो डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो मैं यहां पर लिखे दे रहा हूं, तो आप लोग लिख लीजिएगा। जो डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स हैं, यहां पर स्पेशली 3 टाइप के एंजाइम सेक्रेट होते हैं। एक जो एंजाइम होता है उसको हम लोग बोलते हैं, एक सेकेंड, जिन्हें हम लोग
क्या कहते हैं? तो पहला जो एंजाइम यहां पर है वो है हाइलुरोनिडेज। पहला जो एंजाइम यहां पर होगा वो कौन सा होगा? हाइलुरोनिडेज। और ये जो एंजाइम यहां पर है, ये एंजाइम का जो नाम दिया गया है ये एग में पाई जाने वाली लेयर के ऊपर दिया गया है। ठीक है, एग के जो हम लोग एग देखेंगे, ओवम देखेंगे, तो उसमें 3 लेयर पाई जाती हैं और 3 लेयर के बीच में आप देखेंगे 3 लेयर को भेदते हुए बीच में कहीं पर क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस पाया जाता है, हैप्लॉइड, जिससे इसका न्यूक्लियस जाकर के जुड़ेगा। लेकिन उस न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करने के लिए यहां पर 3 क्या पाई जा रही है? लेयर पाई जा रही है। जो सबसे बाहर की ओर लेयर होती है उसको हम लोग बोलते हैं हाइलुरोनिक एसिड की लेयर, दैट मींस हाइलुरोनिक, वहां पर एसिड पाई जाती हैं। ठीक है, और हाइलुरोनिक एसिड को, जो हाइलुरोनिक एसिड होता है उसको, यानी हाइलुरोनिक एसिड की लेयर पाई जा रही कहां पर? एग के अंदर। उसको डिसॉल्व करने के लिए स्पर्म्स का एक्रोसोमिक एंजाइम सेक्रेट करता है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइलुरोनिडेज। हाइलुरोनिडेज क्या करेगा? ये हाइलुरोनिक एसिड के जो वहां पर उसका पीएच है उसको न्यूट्रलाइज करेगा। राइट, कौन? हाइलुरोनिडेज। दूसरा जो यहां पर एंजाइम सेक्रेट होता है उसको हम लोग बोलते हैं जोनालाइजीन। जोनालाइसीन या जोनालाइजीन। ये जोनालाइजीन एंजाइम क्या करेगा? ये जोनालाइजीन एंजाइम जो होता है, एग में एक लेयर पाई जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं जोना पेलिसुडा। इस जोना पेलिसुडा को डिसॉल्व करने में ये जोनालाइजीन सहायता करता है, या इसको हम लोग एक्रोसीन के नाम से भी जानते हैं। जोनालाइजीन को एक्रोसीन के नाम से भी जाना जाता है। थर्ड यहां पर जो एंजाइम सेक्रेट होता है उसको हम लोग बोलते हैं कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। कोरोना, ये कोरोना वो वाला नहीं है जो कोरोना चल रहा है आजकल, ये कोरोना लेयर वाला कोरोना है। ठीक है, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। ये जो कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम है ये डेफिनेटली आप पेनिट्रेट करेगा। ये एंजाइम क्या करेगा? स्पर्म के हेड को पेनिट्रेट कराएगा एग की सेल के अंदर। ठीक है, एग की लेयर के अंदर। और कोरोना जो रेडियाटा लेयर पाई जाती है एग में, उसको भेदने का काम करता है कौन? ये एंजाइम। तो इसीलिए कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम नाम दिया गया इसका। क्यों? क्योंकि ये कोरोना रेडियाटा की लेयर को क्या करता है? कोरोना रेडिएटा लेयर की क्या करता है? लेयर को क्या करता है? डिसॉल्व करता है, उसके अंदर छेद करता है, पेनिट्रेट करता है, जिसके कारण इसका हेड वाला जो पोर्शन होता है, समझिए, इमेजिनेशन कीजिए, जो हेड वाला पोर्शन होता है उस एग के अंदर क्या होता है? एंटर कर जाता है। बाकी का जो पोर्शन लाइक टेल वगैरह जो होता है, ये टेल उस एग को चारों तरफ से घेर लेता है, जिससे क्या होगा? जैसे ये होगा कि अन्य जो स्पर्म और भी गए, क्योंकि आपको पता है मिलियंस फॉर्म में स्पर्म बनते हैं, लाखों के रूप में स्पर्म्स बन रहे हैं यहाँ पर। वो लाखों के रूप में जो स्पर्म्स बन रहे हैं उसमें से कोई एक स्पर्म, समझो लाखों की भीड़ में कोई एक स्पर्म ऐसा होगा जो एग को फर्टिलाइज करेगा। तो आप अपने आप को किसी से भी कमजोर मत समझिए, क्योंकि आपने जब पैदा होने का समय था, आपका जब पैदा होने का समय था, तो उस समय आपने हजारों, लाखों, मिलियंस फॉर्म में स्पर्म्स को हराया था। और आज जब आप पैदा हो गए हैं तो आप कहते हैं सर ये काम मुझसे होता ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है, आपने बचपन से ही हराना सीखा था लोगों को। मतलब आपके जो और अन्य भाई बहन थे, क्योंकि वो लाखों के स्पर्म्स में डेफिनेटली आप भी शामिल थे ना, वो आपके भाई बहन थे। अगर मान लो आप सबसे ज्यादा एक्टिव रहे होंगे, यानी हमारा जो स्पर्म, हमारे पापा का जो स्पर्म्स रहा होगा जिनसे हम प्रोड्यूस हुए, राइट, तो हमारे अंदर जो पापा का जेनेटिक आया है, हमारे अंदर जो पापा का स्पर्म आया है, तो डेफिनेटली पहले से ही हम इतने एक्टिव थे कि हमने लाखों के जो फॉर्म में स्पर्म्स वहां पर थे, हमारे भाई बहन थे, उनको पीछे छोड़ करके हम अंदर आए हैं। ठीक है, किसके? एग के। और फर्टिलाइजेशन के बाद में हम बने हैं। और यहां पर जो स्पर्म है, स्पर्म का जो टेल है, ये क्या करता है? उस एग को चारों तरफ से घेरता है। दैट मींस हमारा जो स्पर्म था, मतलब हम जब स्पर्म के रूप में थे तो हमने एग को चारों तरफ से घेर लिया था, और बाकी जो हमारे लाखों भाई बहन आए थे वो सर टकरा टकरा करके हमारे पूंछ में ही, मतलब हमको भेदना चाहते थे और उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो हमको भेद पाए। वो क्या किए? वहीं पर डिस्ट्रॉय हो गए। और फिर क्या हुआ? धीरे धीरे जाइगोट जो होता है, एम्ब्रियो होकर के एक 9 मंथ का पीरियड होता है, उसमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है और फिर हम पैदा हो गए। समझ में आया? तो आप अपने आप को समझिए कि
यू आर द बेस्ट, यू आर द स्पेशल पर्सन। आप सबसे बेस्ट हैं और सबसे स्पेशल हैं क्योंकि आपने लाखों की भीड़ को हराया है और आप पैदा हुए हैं, राइट। चलो, अरे सर कहां पहुंचा दिया। खैर, तो ये हेड वाला रीजन कंप्लीट हुआ। अब हेड में आप देखिए एक्रोसोम के ठीक नीचे एक और स्ट्रक्चर, ठोस स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस, ठीक है, केंद्रक जिसको हिंदी में कहते हैं। तो यहां पर न्यूक्लियस भी पाया जाता है और न्यूक्लियस के ऊपर ही होता है क्या, एक्रोसोम, ठीक है। अब देखिए यहां पर जो हेड वाले रीजन के ठीक नीचे जो नेक वाला रीजन है, इसमें खास बात है। क्या खास बात है? इस नेक वाले रीजन में 2 सेंट्रियोल पाए जाते हैं। तो जो ऊपर की तरफ न्यूक्लियस की तरफ या हेड रीजन की तरफ जो सेंट्रियोल होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, राइट। और जो नीचे की तरफ सेंट्रियोल होता है, दैट मीन जहां से टेल का फॉर्मेशन हो रहा है, फ्लैजिलिन, दैट मीन फ्लैजिला का यहां पर एक टेल के फॉर्म में फॉर्मेशन हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं डिजिटल सेंट्रियोल। और जो डिजिटल सेंट्रियोल होता है ये बेसल बॉडी का फॉर्मेशन करता है। फिर उसके बाद में देखिए जो नेक वाला रीजन होता है, इसके ठीक नीचे मैंने येलो कलर का, सॉरी ब्लू कलर का एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है जिसको हम लोग बोल रहे हैं मिडिल पीस। इस मिडिल पीस का मेन फंक्शन क्या है? इस मिडिल पीस के अंदर एक स्पाइरल, दैट मींस गोलाकार एक स्ट्रक्चर पाया जाता है। इस स्पाइरल स्ट्रक्चर को नाम दिया गया है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो कि क्या कर रहा है, स्पर्म्स की मोटिलिटी के समय इसको एनर्जी प्रोवाइड करा रहा है और इसकी मोटिलिटी में भी क्या कर रहा है, सहायता प्रदान कर रहा है, ठीक है। और इसके ठीक नीचे पाया जाता है क्या, टेल रीजन। और ये वाला जो पूरा रीजन है इसको टेल कहते हैं। अब आप देखेंगे टेल का कुछ भाग कवर्ड रहता है और कुछ भाग नेकेड रहता है। तो उसको भी याद रखिएगा, टेल वाला जो रीजन होता है उसका कुछ भाग कवर्ड होता है और कुछ भाग नेकेड होता है। तो इस तरीके से बेटा ये हमारा शुक्राणु की संरचना कंप्लीट होती है।